देखिए 90% स्टूडेंट जो है वो इस चैप्टर से डरते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर उनको बहुत डरावना लगता है। तो चैप्टर जो है हम इस वीडियो में आपके लिए कंप्लीट रिवीजन लेके आए हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम के दो पार्ट होते हैं, केमिकल एंड आयोनिक। तो हम इसमें पहले जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम को जानने से पहले आप ये जानिए कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है भाई, एक रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो आप उसे बोलते हैं भाई फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज होता है तो उसे बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन होती हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, दोनों रिएक्शन होंगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब दोनों रेट बराबर हो जाते हैं तो उस स्टेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। आप जानते हो कि केमिकल रिएक्शन में धीरे धीरे जो होता है वही रिएक्टेंट वो कम होता जाता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, देखो रेट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, इसे रेट कहते हैं। तो जब कोई रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो उसमें धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता जाएगा, और रिएक्टेंट जब कम होगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन स्लो हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा। तो देखो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है रेट और टाइम के बीच में। तो इनिशियली ये जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए देखें तो रेट धीरे धीरे ये कम हो रहा है। और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पर। तो इनिशियली प्रोडक्ट होता नहीं है, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो जीरो होगा। अब धीरे धीरे जो प्रोडक्ट बनना शुरू होगा और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा उसका बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, कन्वर्जन इनटू रिएक्टेंट। इसका मतलब जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज़ होगा। तो देखिए बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो रहा है, और जहाँ पर ये दोनों रेट बराबर हो गई है, ठीक है, इस तरीके से फॉरवर्ड का रेट ये कम हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो रहा है, और जहाँ पे दोनों रेट इक्वल हो गए उसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये तो हो गया भाई इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं, फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा याद रखो आप, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन क्लोज कंटेनर ओनली। अगर कंटेनर क्लोज नहीं ओपन है तो जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है दे विल एस्केप, तो इसलिए फिर रिवर्स रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो क्लोज कंटेनर होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड। इसका मतलब हुआ कि हम रिएक्टेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे किसी ने लिया भाई H2 और I2 दोनों को मिला दिया, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा 2HI, और जैसे ही HI बनेगा और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी। आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपने एक कंटेनर में क्या लिया HI लिया, और HI लेके कंटेनर को क्लोज कर दिया तो वो डिकम्पोज होगा H2 में और I2 में, और अब जैसे ही प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगी। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम रिमेन अनअफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट बट अटेंड अर्लियर। देखो कैटलिस्ट का जनरली क्या काम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। अब वो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड का भी बढ़ाएगा, बैकवर्ड का भी बढ़ाएगा, तो फिर जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेन हो जाएगी। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, बल्कि दोनों डायरेक्शन का जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टेंसी ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है, इनका जो चेंज है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है इस टॉपिक में, उसका नाम है भाई होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये बहुत आसान है। सेम फिजिकल स्टेट, तो देखो यहाँ रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है, प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कब होती है,
जब डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है, लेकिन डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस बनाता है, तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो गई, इसलिए इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कभी, ठीक है, सिंपल सा आ जाता है, बताओ भाई हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस का एग्जाम्पल कौन सा है, तो हम आसानी से कर लेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भाई आप जानते हो इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल के। अब इसका डेफिनेशन जानो। इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ऑफ एक्टिव मासेस, एक्टिव मासेस का मतलब या तो कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, ऑफ द प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स, and each active mass term is raised to the power equal to its stoichiometric coefficient in the state of equilibrium। अब क्योंकि ये हमारा एक जो है वन शॉट क्विक रिवीजन है, तो हम इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कैसे अप्लाई करेंगे, देखो कोई रिएक्शन है हमारे पास AA + BB CC + DD, तो यहाँ पर कैपिटल A कैपिटल B रिएक्टेंट्स हैं, स्मॉल a स्मॉल b उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, कैपिटल C कैपिटल D प्रोडक्ट्स हैं, और स्मॉल c स्मॉल d उनके कोफिशिएंट्स हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें लिखना है तो हम कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करें तो इसको बोलेंगे Kc। तो क्या आ जाएगा भाई, याद रखो सिंपल सा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट ऊपर लेना है, रिएक्टेंट नीचे लेना है, कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो तो स्क्वायर ब्रैकेट से दिखा देंगे CD/AB, और उनकी जो पावर है वो उनके कोफिशिएंट्स को बना दिया, जैसे C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। ठीक है, क्लियर है। अगर हम पार्शियल प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो हम तो क्या लिखेंगे, उसको KP लिखेंगे, ठीक है, KP लिखा जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रेशर ऑफ C इंटू प्रेशर ऑफ D अपॉन प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ B, उन सब की पावर उनके कोफिशिएंट आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से KC और KP आप लिखना सीख गए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ। जैसे मान लीजिए N2 + 3H2, और ये गैसेस होती हैं, ये सब जानते ही हो आप। क्या मिल जाता है आपको मिल जाता है भाई 2 अमोनिया गैस। आपसे कहा जाए भाई इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखो, तो Kc बराबर तो क्या लिखोगे आप, कॉन्सेंट्रेशन लोगे किसकी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है NH3, और उसकी पावर क्या होगी, जो उसका कोफिशिएंट है मतलब पावर 2, अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मतलब N2 इंटू H2। अब N2 की पावर 1 है, 1 को लिखते नहीं, H2 की पावर 3 है, 3 लिख दिया, तो हो गया Kc। और अगर आपने Kp लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे प्रेशर ऑफ अमोनिया मतलब प्रोडक्ट उसका स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन उसकी पावर 3। तो इस तरीके से Kp और Kc का रिलेशन लिखना बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल है इस चैप्टर में। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है भाई यूनिट बताओ क्या होगा, यूनिट ऑफ Kc, तो बहुत बढ़िया ट्रिक है, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है, उसकी पावर ΔN रख दो। ΔN क्या है, वही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं उनका डिफरेंस है। लेकिन याद रखो इसमें सॉलिड नहीं आता है, वो हमने अगले पॉइंट में डिस्कस किया है। तो यूनिट ऑफ, यहाँ पर ये Kc आए तो ये यूनिट ऑफ Kp निकालेंगे तो क्या होगा, तो प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर, उसकी पावर ΔNg। अब ΔNg क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ΔNg होता है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। Kp और Kc के बीच में रिलेशन होता है क्या, Kp बराबर Kc RT की पावर ΔNg। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आया, ठीक है। तो Kp Kc आप जान गए, और RT में R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, ΔNg ये बता दिया। अब पॉइंट आता है भाई Kc और Kp का एक्सप्रेशन लिखना है तो इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं। वैसे आप सब जानते ही हो, फिर भी हम रिवीजन करा रहे हैं कि एक्टिव मास ऑफ ए सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी, मतलब जहाँ सॉलिड आएगा वहाँ पर यूनिटी लेंगे। जैसे देख लो आप, सिंपल सा रिएक्शन हमने नीचे लिया, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस।
तो जब Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो प्रोडक्ट में केवल CO2 ही तो गैसियस स्टेट में है। हम गैसेस को लेते हैं, हम सॉल्यूशन को लेते हैं, हम सॉलिड्स को नहीं लेते हैं। तो Kc बराबर CO2 और Kp लिखेंगे तो भी CO2 रह गया। एक्टिव मास ऑफ ए प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी। कोई प्योर लिक्विड आएगा जैसे कि वाटर रखा हुआ है तो उस केस में भी उसका हम यूनिटी लेते हैं। एक्टिव मास ऑफ ए सॉल्वेंट प्रेजेंट इन एक्सिस इज टेकन एज यूनिटी, क्योंकि जो एक्सिस में होगा भाई वो उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए उसको क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल RCl प्लस H2O, RCl लिक्विड है, H2O लिक्विड है, ROH प्लस HCl बन गया, सब लिक्विड स्टेट में है। लेकिन यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वाटर जो है एक्सिस में लिया हुआ है, तो जो एक्सिस में लेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको यूनिटी ले लेंगे। तो Kc बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट में ROH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl अपॉन RCl, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज टेकन एज यूनिटी, उसको यूनिटी लिया जाएगा। कोई प्योर लिक्विड है जैसे H2O प्योर लिक्विड है और उसकी वेपर्स के साथ में इक्विलिब्रियम में है ये, तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि अगर कोई प्योर लिक्विड है तो उसका क्या ले लेंगे भाई, उसका यूनिटी ले लेंगे। इसका मतलब Kc बराबर H2O गैस ओनली, Kp बराबर H2O गैस ओनली, इस तरीके से आएगा। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला ये एग्जाम्पल हमने आपको ऊपर ही बता दिया था, N2 + 3H2 2NH3, तो Kc बराबर ये भी बताया था, ठीक है। Kp लेंगे तो प्रेशर ले लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है हमारा कैपिटल K, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है कि द वैल्यू ऑफ K चेंजेज ओनली विद टेम्परेचर, और किसी तरीके से चेंज होगा ही नहीं। एज पर द वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, वॉन्ट ऑफ ने एक इक्वेशन दिया था, उसके अकॉर्डिंग इसका वेरिएशन विद टेम्परेचर निकाल सकते हैं। लॉग K2/K1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.3R 1/T1 माइनस 1/T2। नीट के एग्जाम में, ठीक है, नीट PYQ आप देखोगे तो इस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, वो आप इसी से कर सकते हो। वहाँ एक्सोथर्मिक बताया तो डेल्टा H नेगेटिव लगा लिया, एंडोथर्मिक तो डेल्टा H पॉजिटिव ले लिया। टेम्परेचर रेंज में जा रहा है मतलब T1 कम होगा T2 ज़्यादा होगा, टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ा रहा है ना, तो इस इक्वेशन से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ K इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन लेके स्टार्ट करो, हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमेशा हर बार कांस्टेंट आएगा। जैसे आपने 50 ग्राम रिएक्टेंट लेके स्टार्ट किया, 100 ग्राम से स्टार्ट किया, 500 ग्राम से किया, कितना भी लीजिए, हर बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट, उसका नाम ही क्या है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। आगे द वैल्यू ऑफ K गेट्स रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द इक्वेशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, देखो, एक रिएक्शन हमारे सामने दी हुई है, H2 + I2 इक्विलिब्रियम 2HI, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 48 है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको रिवर्स करें, मतलब 2HI इधर लिखा, H2 + I2 इधर लिखा, तो रिएक्शन क्या कर दी, रिवर्स। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K डैश वो हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/48। ये पॉइंट समझना है, ठीक है। मतलब कैसे हो गया ये ऐसे हो गया कि K डैश बराबर 1/K। द वैल्यू ऑफ K चेंजेज बाई चेंजिंग द कोफिशियंट, क्योंकि कोफिशियंट क्या पावर में रेज करते ना आप, तो जो कोफिशियंट है उसे पावर में रेज कर दो। जैसे इक्वेशन है SO3 SO2 + ½ O2 K बराबर 7, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कोफिशियंट 2 हो गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 7 की पावर 2। इस तरीके से कितना लिख सकते हो, सॉल्व करोगे तो आएगा भाई 49 है, ये तो आता ही है हमें। फिर ये कहते हैं नेक्स्ट रूल है कि ऑन एडिंग 2 इक्वेशंस K बिकम्स प्रोडक्ट ऑफ K1 एंड K2। देखो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। रिएक्शन है NO + ½ O2 बराबर NO2, तो इसका कांस्टेंट है K1। दूसरी इक्वेशन दी है NO2 से ½ N2O4, इसका कांस्टेंट है K2। अब अगर इन दोनों को ऐड करें हम,
इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखो तो क्या आएगा। तो देखो ये जो NO2 है ना इधर, और ये जो NO2 है, जब ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो रहेगा NO प्लस हाफ O2 बराबर हाफ N2O4। तो जो कांस्टेंट इसका होगा K, वो K1 इंटू K2, मतलब K1 K2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये है रूल। नेक्स्ट पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K होता है, अगर इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम है, K इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन लाइज टू लेफ्ट, मतलब मोस्टली रिएक्टेंट होगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जा रही है, बैकवर्ड में ज़्यादा जा रही है। इफ़ K इज वेरी लार्ज देन 1, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्शन लाइज टू राइट, तो क्या होगा, मोस्टली प्रोडक्ट होगा उसके अंदर। अगर K की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो रिएक्शन लाइज टू मिडल, इसका मतलब मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही कंसीडरेबल है ना, अप्रिसिएबल अमाउंट में प्रेजेंट है। जो K होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो KF और KB का रेशियो होता है। अभी KF क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, KB होता है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस तरीके से ये एक बार एक क्वेश्चन इस पे भी आ गया है। रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन भी Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बिल्कुल रिटेन इन सेम वे एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वैसे इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्वेश्चन हम निकालेंगे। अगर Q और K बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो Q और K बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया भाई, वही कॉन्सेंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पे होती है। इफ़ Q इज़ ग्रेटर देन K, इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं आई है, और Q ज़्यादा है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं याद करने का, जो Q होता है वही क्या होता है, वो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उनका रेशियो ही तो है। रिएक्शन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर Q का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। वही पॉइंट है, देखो, मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू ग्रेटर एक्सटेंट। इसी तरीके से अगर Q कम है K से, तो Q कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम होगा, और रिएक्टेंट अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू ग्रेटर एक्सटेंट। ऐसे याद कर लेंगे आप। अब बात आती है भाई कैलकुलेशन फॉर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इसके ऊपर भी कुछ एक न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल है भाई, सबसे पहले ना राइट बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, फिर एज्यूम करो, एज्यूम X एज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, कि मान लीजिए हमारा जो है X अमाउंट रिएक्ट कर गया। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग स्टोइकोमेट्री, और उसके बाद राइट एक्सप्रेशन फॉर KC/KP, वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो। देखो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया, उससे समझते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है, PCl5 गैसियस डिकम्पोज होकर देता है PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैस। इनिशियली एज्यूम कर लिया कि PCl5 के हमारे पास 1 मोल हैं, तो PCl3 क्या होगा भाई, 0 मोल होगा शुरू में, और क्लोरीन प्रोडक्ट है वो भी 0 मोल दिया हुआ है। अब हमने एज्यूम कर लिया कि X मोल जो है उसका वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है या रिएक्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट X मोल ऑफ PCl5 reacts at equilibrium, तो PCl5 कितना लिया था आपने, 1, और X रिएक्ट कर गया, तो इक्विलिब्रियम पर अब बचेगा कितना, 1 माइनस एक्स बचेगा। PCl5 से PCl3 मिल रहा है, और इनका रेशियो कोफिशिएंट का 1:1:1 है। इसका मतलब ये X डिसोसिएट होगा तो ये X फॉर्म होगा, ये X फॉर्म होगा। तो हमें यहाँ इक्विलिब्रियम पर ये पता चल गया कि इनके मोल क्या है।
देखो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, मोल अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो वॉल्यूम भी 1 लीटर मान लेंगे। तो फिर 1 लीटर मानने से जो मोल है आपका वही कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 - x, ये x और ये x। यहाँ पर लिख दिया लेट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 1 लीटर। जब वॉल्यूम ना दिया हो हमेशा 1 लीटर एज्यूम करो, जब मोल ना दिया हो तो इनिशियली वो भी 1 मोल एज्यूम करो, यही इसका ट्रिक होता है। तो Kc क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, PCl3Cl2 अपॉन PCl5। तो क्या हो गया, x इंटू एक्स मतलब x² अपॉन 1 - x। ये इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर x निकालना है तो क्या होगा, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले की ज़रूरत बहुत कमी पड़ती है और हमें अवॉइड भी करना है। हाँ, नीट के एग्ज़ाम में हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, पर JEE मेंस में न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आ गया तो फिर तो इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल्स। ली चैटेलियर ने बहुत बढ़िया रूल बताए। देखिए बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जहाँ पर वो क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, उन दोनों के बीच में क्या इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब प्योरली एकदम से वो रिएक्टेंट का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्जन वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो हम प्रोडक्ट का अमाउंट किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसी के रूल्स ली चैटेलियर ने दिए थे। ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स मे बी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। जैसे हमारा प्रोडक्ट है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनको कौन अफेक्टेड करता है, कुछ फैक्टर्स। तो उसी से कंट्रोल करके हम अपना प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। Effect of temperature. An increase in temperature favors the reaction showing endothermic process. जैसे आप ये समझ लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ही तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और क्या मिलता है, CO2 गैस। तो ये जो रिएक्शन है इसका ΔH क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। तो वो कहते हैं कि जहाँ रिएक्शन एंडोथर्मिक है, जिस डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसी को फ़ायदा होगा। मतलब आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा CO2 का फॉर्मेशन हो तो क्या करेंगे आप, तो आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब हीट करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ता है। तो एक्सोथर्मिक क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, आप जानते हो प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो एन इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द साइड वेयर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम और नंबर ऑफ गैसियस मोल इज रिड्यूस्ड। जहाँ कम हो रहे हैं उधर फेवर करेगा। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये तो बहुत सिंपल है। आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, अरे भाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तभी तो प्रोडक्ट मिलेगा। सो एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन while an increase in concentration of product favors backward reaction। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अमाउंट को। एक और लास्ट में इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। अब देखिए इनर्ट गैस तो वही होती है नोबल गैस। कौन कौन सी हैं, देखो नाम उनके याद है आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब होती हैं। अब इन गैसेस को अगर ऐड कर भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि रिएक्ट तो करनी ही नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। आप सोच रहे हैं सर ये तो रिएक्ट तो करेंगी नहीं, लेकिन टोटल वॉल्यूम में तो इंक्रीज़ करेंगी, उसमें तो कंट्रीब्यूशन होगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा ही नहीं। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर इफ ΔNg बराबर 0 then again no effect, but if ΔNg is not equal to 0 then reaction favors the direction of greater
वॉल्यूम और ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। इसका मतलब कि अगर हम नोबल गैसेस को ऐड कर रहे हैं तो जहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है या जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं उधर रिएक्शन हमारी शिफ्ट हो जाएगी, फेवर करेगी। अगेन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। मान लीजिए यहाँ पर हमने इनर्ट गैस को ऐड कर दिया। ऑन एडिंग इनर्ट गैस तो नंबर ऑफ मोल कहाँ ज़्यादा है? रिएक्टेंट साइड। ऑन एडिंग इनर्ट गैस रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अभी आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गए रीचेटले प्रिंसिपल्स के। लास्ट में एक और हमने पार्ट लिया है, इसका क्वेश्चन भी नीट के एग्ज़ाम में आ चुका है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कब होती है? सो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉमन इन बोथ द रिएक्शन। देखो दो रिएक्शन हमारे सामने हैं, ए सॉलिड से बी गैस प्लस सी गैस और डी सॉलिड से बी गैस प्लस ई गैस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट हैं दो रिएक्शन में वो कॉमन हो गए। तो इनकी जो इक्विलिब्रियम है इसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब देखो क्या करना है, हमने पहले प्रेशर के टर्म्स में ले लिया। तो यहाँ पर रिएक्टेंट तो हमारा सॉलिड है, इसका तो प्रेशर होगा नहीं, तो प्रोडक्ट में बी का प्रेशर, सी का प्रेशर, बी का और ई का प्रेशर होगा। तो हमने मान लिया पहली इक्वेशन में लेट प्रेशर ऑफ बी एंड सी, फर्स्ट इक्वेशन में बी और सी बन रहे हैं, तो लेट प्रेशर ऑफ बी एंड सी आर एक्स इन इक्वेशन 1, और सेकेंड इक्वेशन में बी और ई है एंड प्रेशर ऑफ बी एंड ई आर वाई इन इक्वेशन 2। क्या समझे? फिर से सुनो, पहली इक्वेशन में बी का और सी का प्रेशर इनके क्या क्या है? बी का प्रेशर है एक्स, सी का प्रेशर है एक्स। दूसरी इक्वेशन में बी का प्रेशर वाई, ई का प्रेशर वाई। इसका प्रेशर क्या हो गया? एक्स, इसका प्रेशर एक्स। इस इक्वेशन में इसका प्रेशर वाई, इसका प्रेशर वाई। अब अगर दोनों सेम कंटेनर में हैं तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इनके अंदर हो जाएगी। पी सी बराबर एक्स हो गया, पी बराबर वाई हो गया, लेकिन प्रेशर ऑफ बी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। यही तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पर आप Kp1 का फॉर्मूला लिखो तो Kp1 बराबर क्या होगा? पहली इक्वेशन में प्रेशर ऑफ बी इंटू प्रेशर ऑफ सी, तो प्रेशर ऑफ बी क्या ले लेंगे? एक्स प्लस वाई और इसकी जगह एक्स। ऐसी Kp2 फॉर इक्वेशन सेकेंड, तो प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ बी, और ये क्या क्या है देखो, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ ई। तो हमने यहाँ लिख दिया प्रेशर ऑफ बी कितना आ गया? एक्स प्लस वाई, प्रेशर ऑफ ई वाई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे? Kp1 Kp2 को ऐड कर लिया तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ये वाला वैल्यू रख दिया ना हमने दोनों। एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया तो Kp1 प्लस Kp2 बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये एक्स प्लस वाई का क्या हो जाता है? यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये, और एक्स प्लस वाई निकालना हो तो स्क्वायर रूट Kp1 प्लस Kp2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लिया। ठीक है, हमारा पर्पज़ यही है इसमें कि बहुत ही क्विक रिवीजन एग्ज़ाम से पहले जो हमें करते हैं, तो उसके लिए हमें अच्छे शॉर्ट नोट्स चाहिए। हम एग्ज़ाम से पहले केवल थ्योरी का ही रिवीजन करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले 1 वीक हमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन और ये सब बंद करना होता है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है। इस टाइप के वीडियो का यही पर्पज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।